डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्ट्रक्चर इन एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। तो पिछले दो लेक्चर में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि मेटल कार्बोनाइल क्या चीज़ है, मेटल कार्बोनाइल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कैसे हम मेटल कार्बोनाइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिज़िकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने दिखाया था कि मेटल कार्बोनाइल कौन कौन से टाइप का रिएक्शंस दिखा सकते हैं, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, तो जनरली मेटल कार्बोनाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं MCO। ठीक है, यहाँ बॉन्ड होता है आपका मेटल और कार्बन के बीच में। मेटल और कार्बन जो कि कार्बोनाइल कार्बन है, या जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि हमारा ऐसे लिगेंड एक्ट करता है। तो ये जो बॉन्ड है मेटल और कार्बन के बीच में, ये यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यूजुअली यहाँ पे हमारा मेटल कार्बोनाइल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बोनाइल के बीच में, और एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मेटल और कार्बोनाइल के बीच में। तो हम डिटेल्स में देखते हैं कि मेटल और कार्बोनाइल के बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से बनता है और पाई बॉन्ड किसकी वजह से बनता है बिटवीन मेटल और कार्बोनाइल के बीच में। ठीक है, तो जब इनके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो जो मोनोन्यूक्लियर जब हम मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट्स की बात करते हैं, मोनोन्यूक्लियर में जिसमें हमारा सिर्फ एक ही मेटल एटम प्रेजेंट होता है, तो जब मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कार्बन के लोगों ने स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट किया, और इनकी स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक तो आपका एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक, यूज किया है, दूसरा इसके साथ आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया है, और कुछ कुछ जगहों पे इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड भी यूज किया है टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेटल कार्बोनेट। तो जब लोगों ने मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट्स की स्ट्रक्चर इन टेक्निक्स के थ्रू लोगों ने स्टडी किया, तो यहाँ पे पाया गया कि मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेल्स में मेटल और कार्बोनेल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, मेटल और कार्बोनेल के बीच में जो बॉन्ड बना है, वो आपका लीनर बॉन्ड बना हुआ है मेटल और कार्बोनेल के बीच में। और इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इनका स्ट्रक्चर कॉरेस्पॉन्ड्स कर रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा MCO4 टाइप यहाँ पे अगर आपका मेटल कार्बोनाइल बनता है, जैसे कि इसमें हमारा एग्जांपल है NiCO4, निकल टेट्रा कार्बोनाइल का एग्जांपल है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस वाले कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और अगर हम MCO5 टाइप कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आयरन एग्जांपल है आपकी FeCO5, तो ऐसे कंपाउंड्स में आपका यहाँ पे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्ट्रक्चर यहाँ sp3 मींस आपका ये टेट्राहाइड्रल इसका स्ट्रक्चर बनता है। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर निकल जो है, इसका हम स्ट्रक्चर इधर बनाते हैं Ni, यहाँ पे आपका 4 CO है, 4 CO टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे आपका स्ट्रक्चर निकल की केस में आपको बनता हुआ नजर
आता है। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है NiC4 टाइप, MCO4 टाइप, जिसका एग्जांपल है NiCO4 टाइप, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। ये हम डिटेल में बताएंगे कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। तो इनका स्ट्रक्चर और इनका हाइब्रिडाइजेशन कॉरेस्पॉन्ड्स करता है इन केस ऑफ मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स में। जब हम MCO5 टाइप मेटल कार्बोनाइल्स की बात करते हैं तो इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका DsP3 हाइब्रिडाइजेशन इनमें ऑकर होता है MCO5 टाइप कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में। तो इनका ज्योमेट्री क्या होगा? इनका ज्योमेट्री होगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा ज्योमेट्री बनेगा? इनका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपका बनेंगे। तो अगर इस ऐसे FeCO5 इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम ज्योमेट्री देखें तो ऐसा बनेगा। आयरन ट्राइगोनल पोजीशन पे आपका CO होगा 2 3 और यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे आपका, ऐसे आपका कार्बोनाइल इस आयरन के साथ अटैच होंगे। तो ऐसे हमारा DsP3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन और इनका ज्योमेट्री होता है आपका DsP3 या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। ये हम बात कर रहे हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की। तो नेक्स्ट में अगर हम MCO6 इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारा 6 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है, जिसमें हमारा एग्जांपल है CrCO6, ऐसे कंपाउंड्स में आपका हाइब्रिडाइजेशन जो इन्वॉल्व होता है वो है आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑकर होता है। तो यहां पे आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो नॉर्मल ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में नॉर्मल ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे बनेगा आपका नॉर्मल ऑक्टाहाइड्रल पोजीशन पे आपका क्या होगा? ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप्स क्रोमियम के साथ अटैच हुए होंगे। तो ये नॉर्मल ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है MCO6 टाइप मेटल कार्बोनाइल्स में। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है, हमने बताया कि मेटल और कार्बोनाइल के बीच में 2 टाइप्स का बॉन्ड बनता है। पहले हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, फिर हम पाई बॉन्ड कैसे बनता है, डिटेल्स में अब हम स्टडी करेंगे। तो यहां पे हम बताएंगे कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स में बॉन्डिंग कैसे होता है। ठीक है, तो जब हम मेटल कार्बोनाइल में, पहले हमने बताया कि यहां पे पहला जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड। किसके बीच में? बिटवीन मेटल एंड कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता कैसा है? तो ये जो सिग्मा बॉन्ड की हम बात करते हैं, तो मेटल और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बनता है ड्यू टू the donation of electron from carbon of carbonyl group to carbon of carbonyl group to metal एटम। तो सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होंगे? सिग्मा बॉन्ड तब फॉर्म होता है कि जब ये मेटल, ये जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है लोन पर, दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के पास है लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देंगे। कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा इस कार्बन के, इस मेटल की ओर। जब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं तो इस वजह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है बिटवीन मेटल एंड कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब हम यहां पे अगर कुछ एग्जांपल देते हैं, अगर यहां पे हम निकल की बात करते हैं, ठीक है,
निकल टेट्रा कार्बोनिल की। या ऐसा समझो, आप इस मेटल, ये मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पे अगर आप मेटल की बात करते हैं, ठीक है, तो मेटल के में आपका क्या होगा, अगर ये इस टाइप का होगा NiCO4 टाइप के, तो यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp3 टाइप, ऐसे फॉर्म में, ठीक है। दूसरे अगर MCO5 टाइप, तो वहां पे हमने देखा DsP3 होता है, या MCO6 टाइप में आपका D2sp3 होता है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मेटल के होंगे, और आपका कार्बोनिल ग्रुप का, जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका लिगेंड है, उसका कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, उसका फील्ड, इनका ये ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है, और जो कार्बोनिल का sp ऑर्बिटल रहता है, और वो फील्ड ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। तो ये फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल, sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे आपकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये निकल की, जिसमें टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है। तो कैसा बनेगा, अगर हम निकल टेट्रा कार्बोनिल की हम बात करें तो, या इसको आगे ले जाए, तो यहां पे क्या होगा, निकल के पास आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है sp3 ऑर्बिटल, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल है ऐसा sp3 निकल के पास, ठीक है। अब निकल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसको हम लिखेंगे एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ निकल, ठीक है। अब जो कार्बोनिल के पास हमने लिखा कि उनका जो sp ऑर्बिटल रहता है वो फील्ड रहता है, तो यहां पे इसके साथ अटैच होंगे कार्बोनिल के, ये ऑक्सीजन है, इसका जो फील्ड sp ऑर्बिटल, इसका क्या कौन सा होगा, Fy, फील्ड sp ऑर्बिटल ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम पे फील्ड sp ऑर्बिटल होंगे। अब क्या होगा, अब इन दोनों का लोब का डायरेक्शन क्या है, लोब का साइन क्या है, सेम होंगे, तो इन दोनों में क्या होगा, ओवरलैप हो जाएंगे। इन दोनों में ओवरलैप होंगे तो आपका कैसा बनेगा, Ni, ठीक है। यहां पे आपका कार्बन एटम है, लोन पे रहेंगे, यहां पे आपका निकल है, तो इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों आपका हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और आपका ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, जिससे कि हमें क्या मिलता है, सिग्मा बॉन्ड मिलता है बिटवीन मेटल एंड कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो जब हम मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल की बात करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड हमें इस टाइप से बनता है, hybrid orbital of the metal and the sp or filled sp orbital of the कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों हाइब्रिडाइज होकर हमें ऐसा बॉन्ड मिलता है, जिससे हमें रिजल्टेंट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बिटवीन मेटल एंड कार्बोनाइल कार्बन। मेटल और कार्बोनिल कार्बन के बीच में हमें ऐसा बॉन्ड बनेगा, मेटल और कार्बोनिल कार्बन की कार्बन के बीच में। ये हमने बात किया है कि इस टाइप के, जिसमें MCO4 टाइप कार्बोनिल कार्बन्स में, ठीक है। तो अगर यहां पे MCO4 की जगह MCO5 होंगे या MCO6 होंगे, तो वहां पे कौन सा मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो अगर आपके पास MCO5 टाइप कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर आपने स्ट्रक्चर देखना है, तो यहां पे मेटल के पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, वो कौन सा होगा, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल मेटल के पास जो होगा वो है आपका DsP3। मेटल से ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे, और कार्बन का ऑलरेडी फील्ड कौन सा ऑर्बिटल होगा, sp ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। ये हम MCO5 टाइप कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, मेटल कार्बोनिल्स की बात कर रहे हैं। और अगर MCO5 टाइप का मेटल कार्बोनिल है, तो यहां मेटल का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो DnPT हाइब्रिड ऑर्बिटल मेटल के पास कौन सा होगा, जो मेटल के पास हाइब्रिड एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो DsP3 होगा। और कार्बन के पास ऑलरेडी जो
क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, फिल्ड sp ऑर्बिटल होंगे। तो इन दोनों की इंटरेक्शन से आपका मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो रिजल्टेंट आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो इनकी वजह से बनता है। ठीक है। अब जब ये मेटल और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, अब सेकंड जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनेंगे? सेकंड बॉन्ड हमने कहा कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी होता है और दूसरा मेटल और कार्बोनिल के बीच में पाई बॉन्ड होता है। मेटल और कार्बोनिल के बीच में दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होगा? वो होता है आपका पाई बॉन्ड। दूसरा वो देखते हैं कैसे बनता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये कैसे बनता है वो देखेंगे। तो क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ आपका जब आपका कार्बोनिल कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेटल को, तो यहां पे आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया बिटवीन मेटल और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में। अब क्या होता है, मेटल को तो हमने यहां कहा है कि मेटल जो हमेशा लो ऑक्सीडेशन स्टेट या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जब ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी है और इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसको डोनेट कर दिया, तो ये मेटल पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मेटल पे दिस, या हम ऐसा लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम carbonyl group to metal atom increases the density of electrons on the metal atom। जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस कार्बोनिल कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस मेटल को, मेटल ऑलरेडी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है तो क्या होता है, तो यहां पे जो मेटल एटम के पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, ये अपना जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बोनिल कार्बन के पाई स्टार जेड या पाई स्टार वाई वाले ऑर्बिटल में वापस उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है कार्बोनिल ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को बैक डोनेशन कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं बैक डोनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, या इसको आप बैक कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मेटल टू कार्बोनिल ग्रुप, पहले क्या हुआ था, कार्बोनिल ग्रुप से आपकी मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, आपकी मेटल से कार्बोनिल ग्रुप पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इसकी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब इस बैक बॉन्डिंग की वजह से आपकी मेटल और कार्बोनिल के बीच में क्या हो जाता है, बैक बॉन्डिंग हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल और कार्बोनिल कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो ये कैसा होता है वो देखते हैं आप। तो अगर हम यहां पे अगर निकल NI
CO4 की बात करें या आप किसी भी मेटल की बात करें, ठीक है, ये हम आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ टेक पार्ट कर रहा है, उसके लिए मैं निकल की एग्जांपल रहे, या जनरली आपका मेटल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, निकल के पास अब कार्बोनिल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है। ये इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल है निकल का, इस तरह, ठीक है। ये प्लस प्लस रहेंगे, माइनस माइनस रहेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, इनमें फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। इसको दी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल ऑफ निकल एटम, ये अब फील्ड ऑर्बिटल है निकल की, एक्स स्क्र माइनस डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ठीक है। ये फील्ड है। अब आपका जो कार्बोनिल है, ये आपका लिगेंड है। मेटल कार्बोनिल में ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, लिगेंड है, ठीक है। अब इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, डी, ये आपका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जो कि वैकेंट है। ये क्या है, खाली है, ठीक है। वैकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल मॉलिक्यूल का या कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का आपका क्या है, ये एमपीटी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों लोब्स की आपका साइन बराबर है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में ओवरलैप हो जाएंगे, इन दोनों में ओवरलैप हो जाएंगे। जब ये दोनों ओवरलैप होगा तो आपके पास रिजल्टेंट पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। कैसे, ये निकल है, ठीक है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब इन दोनों में ओवरलैप होके आपके पास बिटवीन मेटल और कार्बोनिल के बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा, इस तरह, ठीक है। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होंगे यहां पे बिटवीन मेटल एंड द कार्बोनिल मॉलिक्यूल, या आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो इसकी वजह से यहां जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई बॉन्ड, बनता है इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल में, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होंगे कि जो मेटल कार्बोनाइल्स में सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, और मेटल कार्बोनाइल में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे सम अप करें, समराइज करें, तो पहला आपका तो यहां पे अगर हम इस चीज को समराइज करें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो जो आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है बिटवीन मेटल और कार्बोनिल में, उसको हम दिखा सकते हैं कि जो मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है आपकी कार्बोनिल से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, ठीक है। जब कार्बोनिल की कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल से, तो आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस ऐसे एरो से हम इसको दिखा सकते हैं। और जब पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो मेटल से जब वापस बैक डोनेशन से कार्बोनिल कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो उस टाइम में आपको क्या होता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है बिटवीन मेटल और कार्बोनिल के बीच में। तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में भी आए होंगे कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में, मेटल कार्बोनिल्स में सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होता है।
तो इस प्रोसेस को जब मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल की ओर जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम बैक डोनेशन कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ये वाला आपको एग्जाम में इस टर्म में भी पूछ सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है, या इसको हम बैक डोनेशन भी कह सकते हैं, या इसको आप बैक कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। बैक मीन्स वापस कोऑर्डिनेशन, बैक कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टर्म्स है, इन सारे टर्म्स को आपको क्या करना है? याद रखना है कि बिटवीन मेटल और कार्बोनिल के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, और मेटल और आपका कार्बोनिल के बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इनका। तो हम देखेंगे, पहले आप लोगों को दिखाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स का हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, और आपका मोनोन्यूक्लियर में एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, और आपका डाइन्यूक्लियर में एक दो एग्जांपल्स देके फिर उनका हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कि ऐसे कैसे आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, पहला हम सैंपल लेंगे NiCO4, जिसमें हमने कहा था कि हमें इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम निकल की बात करें, तो निकल क्या है? आपका D8 सिस्टम है। ठीक है, D8 सिस्टम। तो यहां पे अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन या d ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें, तो ये आपका 3D है। ठीक है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है। ठीक है, तो यहां पे अगर इसकी आप निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो यहाँ पे 2 होंगे। d ऑर्बिटल में आपको कितना मिलेगा? 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आपका ग्राउंड स्टेट है निकल का, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्साइटेड स्टेट में, या एक्चुअल जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन रहता है निकल का, तो वहां पे क्या होता है? ये जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो इसमें शिफ्ट हो जाता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो निकल का d ऑर्बिटल कंप्लीटली क्या हो जाएगा? फिल्ड रहेंगे, ये एम्प्टी रहेगा, और ये भी क्या रहता है? 4p वाला और 4s वाला एम्प्टी हो जाता है। अब हमारे पास क्या है? कार्बोनिल 4 है, 4 कार्बोनिल आपका इसके साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये ऐसे आपका, तो यहाँ पे एक 4s और 3p, तो आपका यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो जाता है इन केस ऑफ NiCO4 में, जिसमें आपका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है, तो रिजल्टेंटली ये आपका क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे हम इसका हाइब्रिडाइजेशन दिखाए, आपका कैसे इसका बाकी हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम ऐसे इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा किसी कॉम्प्लेक्स का देखते हैं, उसका कैसे हम दिखा सकते हैं, जिसमें आपका ये तो आपका sp3 देखते हैं हम, इसमें आप क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का देखेंगे, दूसरा CrCO6 इसका देखेंगे। ठीक है, तो क्रोमियम में देखेंगे ये d ऑर्बिटल है। ठीक है, s है, ठीक है, 3D 4s 4p। ठीक है, तो क्रोमियम की जब हम बात करते हैं, क्रोमियम कितना है? D6। ठीक है, तो यहां पे आपका 2 इधर आ जाएंगे। ठीक है,
4 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ये ग्राउंड स्टेट में है। अब एक्साइटेड स्टेट की या एक्चुअल जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एक सब डी ऑर्बिटल में पेयर अप हो जाएगा और आपके पास जो खाली बचेगा वो यहाँ पे 2 डी ऑर्बिटल रहेगा, एक 4s रहेगा, 3 p रहेगा। आपके पास जो कार्बोनिल जो ग्रुप है वो 6 है, तो 2 इधर आ जाएंगे, ठीक है, एक इधर आ जाएंगे और 3 p ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो टोटल कितना हुआ? CO 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 CO। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो आ रहा है वो आपका D2sp3। D2sp3 आपका फिर क्या आ जाएगा? ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और यहाँ पे भी आपका कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ मोनो न्यूक्लियर की केस में, ठीक है। अब हम डाई न्यूक्लियर का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर वहां पे देखेंगे कि हमारा ब्रिजिंग कैसे बनता है बिटवीन मेटल मेटल बॉन्ड कैसे बनता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम यहां लेते हैं MN2CO10 का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीज कितना है? 2 है। अगर हम मैग्नीज की D7 तो D7 एक्चुअल में ये आपका D5 4s2 बनता है, तो हम इसको डायरेक्ट D7 ही लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 3D हो गया, ये आपका 4s हो गया, 4p, ठीक है। तो दूसरा मैग्नीज का भी यही होंगे। एक्साइटेड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीज में आपका कितना है? 7 है। तो जो 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं दिखाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां पे अगर आप मैग्नीज की कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, यहां पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहां पे हमारा Mn2 है। और यूजुअली हमने कहा कि ये सब क्या रहता है? डायामैग्नेटिक रहता है, लेकिन यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जो यहाँ पे, क्योंकि ये डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? Mn Mn ऐसे। और यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है, ठीक है। तो बाकी जो 5 आपके यहां पे होंगे CO, यहां पे भी इस तरह 5 होंगे। तो ये 5 जो आपका कार्बोनिल है, इन दोनों के बीच में ऐसे शेयर होगा, एक इधर, 2 3 4 5। इसमें एक मैग्नीज के 5 दूसरे मैग्नीज के 5 भी इस तरह 5 कार्बोनिल ग्रुप रहेंगे। तो ऐसे आपका इस वाले कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था, उनके बीच में मेटल और मेटल के बीच में ऐसे बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे भी आपके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस वाले मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये वाला कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स आपका क्या बन जाता है? आपका यहाँ पे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स आपका यहां पे ऐसे डायमैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। तो ये है आपका कैसे आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है और कैसे स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर सकता है इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स में, ठीक है। अब यहां पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, आपको कैसे स्ट्रक्चर्स कैसे आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप CO8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें,
ठीक है। कोबाल्ट कार्बोनिल, 2 कोबाल्ट है, ये डाइन्यूक्लियर है, और 8 यहाँ पे क्या है आपका कार्बोनिल है। तो यहाँ पे कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में ऐसे बॉन्ड बनता है, और बाकी 4 इधर, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, और 4 इस वाले कार्बन कोबाल्ट के पास कार्बोनिल ग्रुप अटैच होंगे। तो ऐसे आपका CO2 CO8 का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। दूसरा हम कुछ हायर जो टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनेल्स है उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर ही डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ओस्मियम का ये वाला कंपाउंड है और उसका स्ट्रक्चर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, OS4 CO15 का, तो यहां पे ओस्मियम जो मेटल है वो कितना है आपका मेटल, इसमें आपका 4 मेटल है, ठीक है। तो ओस्मियम ऐसा आपको अरेंज करना है, पहले मेटल, फिर ये जो सारे मेटल के बीच में क्या रहता है, बॉन्ड रहता है, ठीक है। ये आपका मेटल तो अरेंज हो गया, और मेटल के बीच में भी बॉन्ड अरेंज हो गया। अब आपका बचा कार्बोनिल, वो कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 मेटल एटम है इनके पास आपका 4 रहता है कार्बोनिल ग्रुप, यहां एक रहेंगे, और इस वाले मेटल एटम के पास आपका 3 कार्बोनिल ग्रुप रहता है। तो इस तरह आपका OS4 CO15 का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आपका जो, ये तो आपको बुक में से आराम से मिल जाएंगे। तो यही था कि आपका कैसे आपका मेटल कार्बन में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कैसे मेटल कार्बोनेल्स में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और कैसे यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेल के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बचता है वो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे हम कार्बोनिल कार्बन्स के जो मेटल कार्बन्स के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और कैसे हम स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यही इतना ही। थैंक यू वेरी मच।